वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एनटी नेट हिंदी के प्रश्न पत्र को। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके दो पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, अर्थात जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए थे एनटी नेट के इसी मंथ जो जून मंथ में हुए थे ना, उसके जो प्रथम शिफ्ट का प्रश्न पत्र था, दो भागों में हमने उसको डिस्कस कर लिया और संपूर्ण तरीके से डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो अभी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर आपको एनटी नेट हिंदी की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप उन्हें विजिट करिएगा। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, ये जो इवनिंग शिफ्ट थी या फिर सेकेंड पेपर था, उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, जितने भी प्रश्न आपको बताए जाएंगे ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होंगे। कोई भी भविष्य में आपकी आगामी परीक्षा होगी हिंदी साहित्य से संबंधित, तो वहाँ पर ये प्रश्न आपको सीधे सीधे देखने के लिए मिलेंगे। तो हर एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए ये होंगे। बाकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग में कोई आपके नियर डियर हो एचपी पीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे जो न्यू बैच बैठ रहा है 15 जुलाई 2023 से, उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 8193122129, इस पर आप व्हाट्सएप करिए। आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो तिथि को ध्यान रखना है, 15 जुलाई 2023 से हमारा बैच शुरू होने वाला, ये ऑनलाइन बैच होगा। सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हिंदी साहित्य से संबंधित करवाई जाएंगी। आप अभी तक अगर आपको इसकी चीज़ों की जानकारी नहीं है तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें बताई जाएंगी पीजीटी हिंदी से संबंधित। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने अवश्य करना है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर बना है, ब्रिटिश काल में प्रेस पर सेंसरशिप सर्वप्रथम कब लगाई गई थी? तो ये लगाई गई थी आपकी 1799 ईस्वी में, और ख़त्म कब करी गई थी इसे? तो 1818 ईस्वी में से ख़त्म भी किया गया था। ये भी ध्यान रखने के लिए महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। अगला प्रश्न है 2, बालकृष्ण शर्मा नवीन ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो जो बालकृष्ण शर्मा नवीन थे, इनके द्वारा प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया गया था। फिर अगले प्रश्न को देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जो प्रभा पत्रिका थी बालकृष्ण शर्मा नवीन के द्वारा निकाली जाती थी। कहाँ से निकाली जाती थी ये पत्रिका? कानपुर से। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक था? निम्न में से हिंदी भाषा में सबसे पहले खेला गया नाटक कौन सा था, उसके बारे में बताना है। तो जो जानकी मंगल नाटक है, ये हिंदी भाषा का सबसे पहला खेला गया नाटक था। ध्यान रखना है। प्रश्न अगर बनेगा कि ये किसका है, तो ये हो जाएगा शीतला प्रसाद जी का ये नाटक है। पूछा जाएगा कहाँ पर खेला गया था? काशी में से खेला गया था। इसके पश्चात ये प्रश्न बनेगा कि समय कब का है इसका? 1868 का इसका समय हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, सूची ए को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ उपन्यास दिया गया है और दूसरी तरफ पात्र, तो मिला लेते हैं। देखिए, जो बेनी माधव है ये किस उपन्यास से संबंधित होंगे? तो बेनी माधव है मानस का हंस उपन्यास से संबंधित। पटेश्वरी ये किस उपन्यास से संबंधित है? गोदान उपन्यास से संबंधित है। सकलदीप ये किस उपन्यास से संबंधित होंगे? मैला आंचल। और जो नरोत्तम है ये किस उपन्यास से संबंधित है? झूठा सच इस उपन्यास से संबंधित होंगे। ये गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है। मैला आंचल किसका है? मैला आंचल होगा आपका रेणु जी का उपन्यास। झूठा सच यशपाल का है। मानस का हंस अमृत लाल नागर का होगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से
किस व्याख्याकार ने अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए लिखा है, ये सादृश्य विधान अथवा मूल का पुनरुत्पादन है, सांकेतिक उल्लेखन नहीं। तो जो प्रस्तुत कथन होगा ये हो जाएगा बूचर का। किसका? बूचर का। विकल्प 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रामदर्श मिश्र के निबंध हैं। तो बताना है जो रामदर्श मिश्र हैं इनके निबंध कौन कौन से होंगे। तो देखिए, कितने बजे, बबूल और कैक्टस, घर परिवेश, ये तीनों ही निबंध रामदर्श मिश्र के हो जाएंगे। फिर जो अगला प्रश्न है यहाँ पर अभिकथन और कारण को सुमेलित करना है। मैला आंचल उपन्यास में आंचलिक कथा भाषा का उपयोग किया गया है, सत्य कथन है। फिर है, आंचलिक उपन्यास अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा नहीं है, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? जो आंचलिक उपन्यास होते हैं ये अंचल विशेष के परिदृश्य को व्यक्त करने वाली औपन्यासिक विधा होती है, इस कारण ये भी सही होना था, परंतु यहाँ पर ये नहीं लगाया है, जिस कारण ये कथन गलत हो जाएगा। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। फिर अगला प्रश्न देखिए, तुम जड़ पाषाण पिंड हो, तुम्हारे अंदर ना देवता है ना पशु है एक अड़िग जड़ता। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में यह कथन निम्नलिखित में से किस पात्र का है? तो ये न्यूनिया का पात्र होगा। किसका? न्यूनिया का पात्र होगा। न्यूनिया पात्र का कथन होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा ये किसका उपन्यास होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। फिर देखिए, संस्कृति और सौंदर्य निबंध मूलतः निम्न में से किस रचनाकार पर आधारित है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी पर आधारित होगा। और किसका है? नामवर सिंह का। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। तो अगले प्रश्न में पूछा गया है, लोकलाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी सदृश्य प्रेमी का पट प्रगट कल जुगही दिखायो, मीराबाई विषयक छप्य की उक्तियां कहाँ से उद्धृत हैं? तो प्रस्तुत जो उक्तियां होंगी, पंक्तियां होंगी, ये तो भक्तमाल से ली गई हैं, तो इसका ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सी रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की हैं, ये बतलाना है। तो इस यात्रा में भय भी शक्ति देता है, नाटक जारी है, ये तीनों ही रचनाएं लीलाधर जगूड़ी की होंगी। फिर अगले प्रश्न को देख लेते हैं, पिता के बारे में उपयुक्त कथन कौन से हैं? जो कहानी है पिता नामक कहानी, इससे संबंधित कथन बताने हैं कि कौन कौन से सही होंगे। तो जो पहला यहाँ पर सही हो जाएगा, एक तो उन्हें आधुनिक सुख सुविधा की चाहत नहीं थी, सही है ये। जो पिता थे उन्हें आधुनिक सुख सुविधा की चाहत नहीं थी, बिल्कुल सही है। फिर वे दूसरों के द्वारा लाई गई चीज़ों की श्रेष्ठता से प्रभावित नहीं होते थे, ये भी सही होगा। फिर है, वे 35 वर्षों तक अखंड केवल रामायण और गीता पढ़ते रहे हैं, तो ये भी सही होगा। ये 3 कथन यहाँ पर सही होंगे पिता कहानी से संबंधित। अगला है, हवन उपन्यास निम्न में से किसकी कृति है? तो जो हवन उपन्यास होगा ये सुषमा बेदी की कृति होगी। विधा इसका ध्यान रखना है, उपन्यास विधा की ये रचना होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से अज्ञे द्वारा रचित कहानी नहीं है। तो अज्ञे द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं होगी? तो यह है नदी के द्वीप। जो नदी के द्वीप है ये कहानी विधा की रचना नहीं है। ये एक तो आपको देखिए काव्य के तौर पर जानी जाती है और दूसरा उपन्यास के तौर पर भी इसे जाना जाता है, परंतु कहानी विधा नहीं है। बाकी विपथगा, शरणार्थी, जयदोल, ये तीनों ही इनकी कहानी होंगी। फिर अगला प्रश्न है, संबत
1955 में उन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित करवाए। आचार्य शुक्ल का ये कथन किस उपन्यास कार्य के बारे में है? तो ये किशोरी लाल गोस्वामी के बारे में कहते हैं कि संवत 1955 में इन्होंने उपन्यास मासिक पत्र निकाला और द्वितीय उत्थान काल के भीतर 65 छोटे बड़े उपन्यास लिखकर प्रकाशित करवाए। फिर अगला प्रश्न है, नैतिकता समझ लो कि यही चौकी है, एक कोने में पड़ी है, सभा सोसाइटी के वक्त इस पर चादर बिछा दी जाती है। राग दरबारी उपन्यास में ये कथन कौन सा पात्र कहता है? तो ये कहता है सनीचर नामक पात्र। ठीक है, तो ध्यान रखिए, जो अपना राग दरबारी नामक उपन्यास है इसका समय क्या होगा? तो राग दरबारी का समय माना जाता है आपका 1968 के आसपास का, 1968 का। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि जो किसका उपन्यास है ये? श्रीलाल शुक्ल का, श्रीलाल शुक्ल का ये उपन्यास हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न में पूछा गया है, तो ये वही रिपीटेड प्रश्न है। अगले प्रश्न में पूछा गया है, उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में निम्नलिखित कथन विचारणीय है। तो उपन्यासों की कथा भाषा के संबंध में जो सही कथन होंगे, एक तो यह कि जो राग दरबारी में शब्द क्रीड़ा और श्लेष और बिंबों का व्यंग्यात्मक प्रयोग किया गया है, सही है। मैला आंचल में भाषिक मस्खरेपन का नाटकीय प्रयोग है, सही होगा। फिर शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, तो ये भी सही होगा। इस प्रकार से यहाँ पर ए सी डी सही कथन हो जाएंगे। फिर अगला देखिए, यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो बालकृष्ण भट्ट की आत्मकथा की भाषा अलंकारहीन और तत्सम रहित है, तो ये गलत होगा। और शेखर एक जीवनी में बिंबों की दर्शनीय भाषिक छवियां हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर है अगला प्रश्न, अकहानी आंदोलन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो सही कथन होंगे, अकहानी का मूल स्वर विरोध और निषेध का है, सही है। गंगा प्रसाद बिमल और रविंद्र कालिया इस आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ताओं में रही हैं, तो ये भी सही होगा। एब्सर्ड थिएटर, एंटी स्टोरी, अस्तित्ववाद और बीट जनरेशन आदि के तत्व अकहानी की प्रकृति का निर्धारण करते हैं, तो ये भी सही होगा। तो यहाँ से जो सही विकल्प हो जाएगा केवल ए बी डी। तो पूछा जाएगा अकहानी आंदोलन किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो गंगा प्रसाद बिमल के द्वारा इसे प्रतिपादित किया गया था। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करिए। अगला प्रश्न क्या है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध के सही अनुक्रम पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर जो सही अनुक्रम होगा, तो ये देखिएगा, अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत कार्यक्रम सुनने के लिए 9 बजे रात गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव जीव ने और मेरी एक मेहमान महानगरीय वातावरण में पली कन्या से अनुमति मांगी। तो एक तो ये कथन सही हो जाएगा। दूसरा है यहाँ पर, बचपन में दादी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे ये गीत विह्वल होकर गाती। दूसरा तो ये हो जाएगा क्रम में। इसके पश्चात जो आता है तो वो होगा और इतने में नहीं, ये नहीं होगा, ये वाला होगा। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई, एक दूसरे को देखने से डर लगता है। फिर अंत में आएगा विकल्प सी वाला कथन, और इतने में पूरब से हल्की उजास आती है और शहर के इस शोर भरे बियाबन में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जंतसार गीती हल्की से सिहरन पैदा कर जाती हैं। तो इस प्रकार से कुछ इसका क्रम रहेगा। काफ़ी डीपली ये प्रश्न पूछा गया है। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, उससे संबंधित ये तथ्य बताए गए हैं। तो विकल्प 3 यहाँ पर सही होगा। आप इसको पॉज करके भी ध्यान से पढ़ सकते हैं, क्योंकि भविष्य में ये प्रश्न पूछे जाएंगे आपको।
फिर अगला प्रश्न है, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में निम्नलिखित पर व्यंग्य किया गया है। किस किस पर व्यंग्य किया गया है? एक तो अंग्रेजों की पक्षपाती नीति पर व्यंग्य किया गया है। दूसरा, प्लेग पर विजय प्राप्त न कर पाने वाली चिकित्सा व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है। तीसरा, लॉर्ड कर्जन की नीतियों पर व्यंग्य किया गया है। फिर अगला प्रश्न है, धूमिल की किस कविता में एकता, युद्ध की और दया कागज की पूंजी के रूप में बताई गई है? तो ये बतलाई गई है अकाल दर्शन नामक कविता पर। फिर देखिएगा अगला प्रश्न, कविता करना अनंत पुण्य का फल है। इस दुराशा और अनंत उत्कंठा से कवि जीवन व्यतीत करने की इच्छा हुई। संसार के समस्त अभावों को असंतोष कहकर हृदय को धोखा देता रहा, परंतु कैसी विडंबना! लक्ष्मी के लालों का भ्रूभंग और क्षोभ की ज्वाला के अतिरिक्त मिला क्या? यह कथन स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था मातृगुप्त के द्वारा। अगर यहाँ से ये प्रश्न बने कि स्कंदगुप्त का समय क्या है, तो 1928 इसका समय माना जाता है। और किसका नाटक होगा ये? जयशंकर प्रसाद का। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो देखिए, सबसे पहले जो आएगा तो वो होगा आपका रसवंती। किसकी रचना है? ये होंगी आपकी दिनकर जी की रचना। फिर आगे है कुरुक्षेत्र, दूसरा नंबर इसका होगा। तीसरे नंबर पर आएगी आपकी रचना सामधेनी। चौथे नंबर पर आपकी आएगी रश्मिरथी और सबसे अंत में आएगी उर्वशी। ये इसका क्रम रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, बच्चन सिंह किस कहानी का पात्र है? काफ़ी पूछा जाता है इस पात्र के बारे में। राजा निर्वंशिया कहानी का पात्र होगा बच्चन सिंह। फिर आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, किसकी कहानी है ये राजा निर्वंशिया? तो ये हो जाएगी आपकी कमलेश्वर जी की कहानी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, सूची ए को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। सूची ए में निबंधकार है और सूची 2 में निबंध संग्रह। तो चलिए करते हैं मिलान। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संग्रह हो जाएगा बादशाह दर्पण, और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा होगा? विचार प्रवाह। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा राजभक्ति और देशभक्ति। अध्यापक पूर्ण सिंह का हो जाएगा आचरण की सभ्यता। तो इस क्रम में यहाँ पर विकल्प 3 सही हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। इसमें पूछा गया है, बिहारी के काव्य के संबंध में वासुदेव सिंह का कथन है। तो क्या कथन होंगे वासुदेव सिंह के? एक तो ये कथन है कि बिहारी ने सामंती प्रेम का अत्यंत निष्ठापूर्वक वर्णन किया है। दूसरा होगा, उनके लिए प्रेम जीवन मरण का प्रश्न नहीं है, क्रीड़ा मात्र है। तो ये दोनों कथन सही होंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मिथक के संबंध में उचित कथन कौन कौन से हैं? एक तो सही कथन ये हो जाएगा, मिथक संपूर्ण मानवता के शताब्दियों में सारभूत अनुभव पुंज हैं और अब चेतन में सुषुप्त होने के बावजूद कई क्षेत्रों में हमारा प्रत्यक्ष रूप नियमन करते हैं। दूसरा सही कथन हो जाएगा यहाँ पर ये, बच्चन सिंह के अनुसार मिथकों से अति प्राकृत तत्व, अनुष्ठान, आख्यान, बिंब और प्रतीक, इन 5 तत्वों को ग्रहण किया जा सकता है। और अंत में जो सही कथन हो जाएगा, हिंदी में मिथक के लिए पूरा वृत्त, पूरा कथा और पूराख्यान आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के हिंद स्वराज संबंध में उपयुक्त कथन कौन से हैं? तो यहाँ पर जो उपयुक्त कथन होंगे, हिंद स्वराज मूल रूप से गुजराती में लिखी गई, ठीक है। इसमें सभ्यता दर्शन पर विचार किया गया है, सही है। इसके अनुसार सत्याग्रह को आत्मबल से पाया जा सकता है, तो ये भी सही होगा। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषण संबंधी चिंतक अल्फ्रेड एडलर का समय कौन सा है? तो जो अल्फ्रेड एडलर का समय होगा 1870 से लेकर 1937 तक। अगला प्रश्न पूछा गया है, ब्रजकिशोर निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? तो ये परीक्षा गुरु नामक उपन्यास है, इसके पात्र होंगे। इसे हिंदी का प्रथम
उपन्यास भी कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, और लाला श्रीनिवास दास इसके उपन्यासकार होंगे, उनके द्वारा इसे लिखा गया है। अगला है, निराला की कविताओं के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? पान में ही मैं ही चूना, यह कुकुरमुत्ता कविता से ली गई पंक्ति है, सही है। फिर है दूसरा कथन, वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, यह कविता बांधो ना नाव इस ठाव बंधु गीत से लिया गया है, बिल्कुल सही होगा ये। फिर अगला कथन है, गरजो हे मंद्र वज्र स्वर, यह पंक्ति बादल राग कविता से लिया गया है, तो यह भी सही हो जाएगा। इसके पश्चात है, रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, यह पंक्ति जागो फिर एक बार कविता से लिया गया है, ये गलत हो जाएगा। अरे वर्ष के हर्ष, यह पंक्ति गर्जन से भर दो वन कविता से ली गई है, तो ये भी गलत हो जाएगा। संगत यहाँ पर ABD हो जाएंगे, ABD नहीं, यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको C कहा है ये गलत होगा। जो D है, रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ, ये पंक्ति जागो फिर एक बार कविता से ली गई है ना, तो ये भी सही होगा। यहाँ पर ABD ये 3 कथन सही होंगे। अगला प्रश्न क्या है? साधारणीकरण ना तो आश्रय या राम का होता है, ना आलंबन सीता का होता है, अपितु यह कवि अनुभूति का होता है। साधारणीकरण के संबंध में ये कथन किसका होगा? डॉक्टर नगेंद्र का ये कथन साधारणीकरण के संबंध में होगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, संसार की कोई लिपि यदि सर्वाधिक पूर्ण है तो वो एकमात्र देवनागरी लिपि, यह कथन किसका है? तो ये आइजैक पिटमैन का कथन होगा देवनागरी लिपि के लिए। अगला प्रश्न है, अंधायुग नाटक के अंकों का शीर्षक का क्रम क्या है? तो देखिए किस क्रम में आएंगे ये। सबसे पहले तो आएगा आपका कौरव नगरी, फिर आएगा पशु का उदय, इसके पश्चात आएगा गांधारी का शाप, और सबसे उसके पश्चात जो आएगा गांधारी के शाप के पश्चात, तो देखिएगा क्रम थोड़ा आगे पीछे हो गया। सबसे पहले कौरव नगरी, ठीक है, फिर पशु का उदय, इसके पश्चात आएगा अश्वत्थामा का अर्धसत्य, फिर गांधारी का एक शाप, और सबसे अंत में आएगा आपका विजय एक क्रमिक आत्महत्या। किसका होगा अंधा युग? धर्मवीर भारती का। समय इसका 1954 के आसपास का है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में सत्य कथन कौन कौन से हैं? तो सत्य कथन होंगे, उन्होंने पत्रिकाओं में आधुनिक कहानी का प्रकाशन आरंभ किया, भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली की साहित्यिक रूप दिया। क्या है? भारतेंदु ने प्रचलित खड़ी बोली को साहित्यिक रूप दिया, सही है। फिर है, भारतेंदु ने हिंदी लेखकों के मंडल को प्रोत्साहित किया, तो ये सही हो जाएंगे BCD। अगला प्रश्न है, साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? तो ये हुए थे सरस्वती पत्रिका में। सरस्वती पत्रिका का समय क्या है? 1900 ईस्वी, याद रखना है। अगला है, राजनीति ही मनुष्यों के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विषम मानव के साथ व्यापक संबंध है। राजनीति की साधारण छलनाओं से सफलता प्राप्त करके क्षण भर के लिए तुम अपने को चतुर समझने की भूल कर सकते हो। ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये संवाद किसके द्वारा कहा गया है? तो स्वयं ध्रुव स्वामिनी के द्वारा ये संवाद कहा गया था। प्रश्न पूछा जाएगा किसका है ये ध्रुव स्वामिनी नाटक? तो ये जयशंकर प्रसाद का होगा। अगला प्रश्न है, पुष्टि मार्गियों की मान्यताएं निम्नवत हैं। कौन कौन सी मान्यताएं हैं पुष्टि मार्गियों की? तो देखिए, एक तो होगा यहाँ पर आपका भगवान के अनुग्रह पर भरोसा करते हैं, फिर है नित्य लीला में प्रवेश का विश्वास बना रहता है, फिर है प्रवाह जीव सांसारिक सुखों की प्राप्ति में लगे रहते हैं। तो ये यहाँ पर पुष्टि मार्गियों के संबंध में सत्य कथन होगा। फिर पूछा जाएगा पुष्टि मार्ग किसके द्वारा चलाया गया था? वल्लभाचार्य के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, तो ये तो देख लिया हमने पुष्टि मार्ग वाला है। इसके पश्चात है यहाँ पर काव्य चिंतक और समय ये बतलाना है। जयदेव का समय कब का है? 13वीं शताब्दी का। विश्वनाथ का समय कब का होगा? ये आपकी 14वीं शती का है। फिर जो धनंजय है इनका समय कब का होगा? तो ये 10वीं शती का होगा। हेमचंद्र का समय कब का है? तो ये 12वीं शती का होगा, ध्यान रखना है, प्रश्न बनता है यहाँ पर अलग से भी। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
ईश्वर को पाने का एकमात्र उपाय यही है कि उसे उसकी सृष्टि में देखा जाए और इस सृष्टि से एकात्म्य स्थापित किया जाए। ये कथन किसका होगा? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। अगला प्रश्न क्या है? तो इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित उपन्यासों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पर सही क्रम पर लगाइए। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर आएगा उपन्यास, तो वो होगा आपका बाणभट्ट की आत्मकथा, 1 नंबर। फिर है मैला आंचल, दूसरा नंबर इसका होगा। तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा? आपका बंटी। चौथे नंबर पे कौन सा आएगा? सूखा बरगद। और सबसे अंत में आएगा काशी का 80। तो प्रश्न बन सकता है मैला आंचल किसका है? मैला आंचल होगा आपका रेणु का, काशी काशी काशीनाथ सिंह का सूखा बरगद, मंजूर एहतेशाम का बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बंटी, मनु भंडारी, ये इसके उपन्यासकार होंगे। फिर अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित अर्धमागधी अपभ्रंश से किस बोली का संबंध है? अर्धमागधी अपभ्रंश से अवधि का संबंध होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी की पहली शाखा भारत में कहाँ खुली? तो ये आपके मद्रास में खुली थी। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। तो दोस्तों फिलहाल आज की वीडियो में हम यहीं तक प्रश्नों को देखते हैं। इसके पश्चात हमारा दूसरा पार्ट भी आएगा, उसमें हम बाकी के प्रश्नों को देख लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी देखिए आपको फिर से अवगत करवा देता हूँ, अगर आप लोगों के नज़र में कोई पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो वो आप उन्हें बतला सकते हैं हमारे ऑनलाइन बैच के बारे में। तो 15 जुलाई 2023 से हमारा बैच शुरू होने वाला है। अगर कोई क्वेरी रहेगी तो यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हो। इसी तरह से हमारा ऑनलाइन बैच LT टेट के लिए भी बैठ रहा है, न्यू बैच है ये, और ये भी आपका 25 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है। इसके संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पर 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए और जो भी जानकारी चाहिए उसे प्राप्त करिएगा। तो चलिए अब यहाँ पर वीडियो का समापन कर लेते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहे, इसका बहुत बहुत धन्यवाद।